गुड इवनिंग मैम। Hello everyone. Good evening, ma'am. मैम। Good evening. बोर्ड्स कब से शुरू है हिमाचल में? 5 मार्च। 5 मार्च। अच्छा। और कब तक? 31? 31 तक है ना फिर? कंप्यूटर साइंस का तो 30 तक है, पर किसी और का 1 को भी है, 1 अप्रैल को। अबे अच्छा, मतलब पूरा ही जाएगा तुम्हारा तो इसमें मार्च एग्जाम में। यस मैम, मैथ्स के पेपर में तो 10 छुट्टियां दे रखी हैं। सही है। मैथ रिवाइज करना, अपना जेई के लेवल तक का पढ़ना, एनसीईआरटी सॉल्व करना जितना हो सके, है ना। एनसीईआरटी आती है आई थिंक जेई में भी मैथ्स का। हम लोगों ने भी अपने टाइम पे तो मैथ इतनी सॉल्व करी थी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे ना उनके आंसर्स तक हमें याद हो गए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये भी पता चल गया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन उस पेज नंबर पे ऐसे, उसका आंसर ये है। मतलब मैथ इतनी सॉल्व करते थे मैथ, क्योंकि जरूरी भी है मुझे लगता है। मैथ के सवाल जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आता है, देखने से नहीं आता। कई बच्चे सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, देख देख के मैथ नहीं आती कभी भी। जितना खुद से पढ़ोगे उतना ही मैथ आती है। ठीक है, कल हम लोगों ने पेपर डिस्कशन किया था। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? फ्लूइड्स, है ना। तो फ्लूइड्स के दो पार्ट हैं, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाला नेक्स्ट आई थिंक हो पाएगा दूसरे में। आज तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग फ्लूइड्स मैकेनिक्स करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्लूइड्स के क्वेश्चन बहुत आए थे अब की बार, लेकिन बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत इजी बेसिक्स से सवाल आए थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो फ्लूइड सब बच्चे, मैकेनिक्स तो तुम सब करके जाओगे। अगर किसी को सेंटर ऑफ मास नहीं आता है तो वो वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और अगर तुम्हें रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़नी है तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब देखना जब तुम्हें लगे कि पूरा हमने पीसीएम का सिलेबस कर लिया है, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स शुड बी योर लास्ट चॉइस, क्योंकि इजी नहीं है, ठीक है। तो नहीं पढ़ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा जिसने 11th में नहीं पढ़ी है, ठीक है। ओके, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो फ्लो कर सके, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी हो फ्लो करने की, चाहे वो गैस हो या तुम्हारा कोई भी फ्लूइड हो या कोई भी लिक्विड हो। तो उन सबको हम फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड के पास हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं? डेंसिटी देखते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं जो कि लास्ट में आता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं, प्रेशर और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड, तो फ्लूइड में हम सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। देखो, तो प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारे पास पी नॉट है, अब ये प्रेशर क्या करता है? हाइट के साथ वेरी करता है और डेप्थ के साथ भी वेरी करता है, तो प्रेशर चेंज होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसे सिंपल सी बात है, फ्लूइड के प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, ये भी फ्लूइड का ही प्रेशर है। पी नॉट इज ऑल्सो फ्लूइड का प्रेशर, क्योंकि गैस ही तो है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हमारा किसका प्रेशर है? पी नॉट। ये भी फ्लूइड का प्रेशर है, तो ये एटमॉस्फेयर का हुआ। लेकिन जब हम एच हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर चेंज हो जाता है, और कितने से चेंज होता है? देखो, वो इंक्रीज होता है कितने से? एच रो जी से। ये तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद डेप्थ।
बेसिक सा। डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है और मैं तुमसे यहाँ पर बोलती हूँ कि बेटा ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट का प्रेशर निकालो, और ये वाली जो हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट तुम्हें एच दे रखी है, तो तुम प्रेशर क्या लिखोगे? प्रेशर मैम बी पॉइंट का प्रेशर लिखोगे आप पी नॉट प्लस रो जी एच। ये हम प्रेशर लिखते हैं, हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर देखो तुम्हें सेम, क्या यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स दिए हुए हैं, सबकी शेप अलग अलग है, ठीक है, ये दिया हुआ कि डिफरेंट शेप है लेकिन सेम हाइट है। इफ अ गिवन लिक्विड इज फिल्ड इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में आपने फ्लूइड डाला है, लिक्विड डाला है, लेकिन उनकी हाइट सेम रखी है, तो क्या होगा? द प्रेशर एट द बेस इन ईच वेसल विल बी सेम। तो प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा। अगर मुझे मान लो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, ये तीन शेप के लिक्विड हैं, और मुझे यहाँ पर इस पी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर प्रेशर देखना है इन तीनों, अगर इनकी वाटर लेवल की हाइट सेम है, वाटर याद रखना मैं वाटर लेवल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर इस वाटर लेवल की हाइट सेम है तो इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आई? प्रेशर विल बी सेम। और कंडीशन क्या है? दो द वॉल्यूम और वेट ऑफ द लिक्विड इन डिफरेंट वेसल विल बी डिफरेंट। भले ही वॉल्यूम और वेसल्स में जो भी लिक्विड है उनका वेट अलग हो सकता है और उनकी वॉल्यूम भी अलग हो सकती है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, बेशक से वॉल्यूम अलग है, लिक्विड का वेट अलग है, फिर भी प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, ड्यू टू हाइट। बट डेंसिटी शुड बी सेम, है ना, डेंसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में रो जी एच है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी जो आप लिक्विड यूज कर रहे हो वो लिक्विड क्या होना चाहिए? हर कंटेनर का वो लिक्विड सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जो यहाँ यस पर मैम। जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड सेम यूज होना चाहिए, भले ही वेट उसका या उसका वॉल्यूम कुछ भी हो। गॉट इट? ओके। सेवंथ पॉइंट यहाँ लिख भी देती हूँ, फ्लूइड शुड बी सेम इन ए लिक्विड एट द सेम लेवल द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर हम किसी सेम लेवल पे देख रहे हैं, जैसे मान लो ये मैंने पॉइंट लिया ए और ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, अब ये दोनों मैंने सेम लेवल पे लिए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे है। अगर मेरा फ्लूइड एक्सीलरेटिंग नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर फ्लूइड एक्सीलरेटिंग नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है, तो अब लेवल सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब प्रेशर एट ए बराबर होगा प्रेशर एट बी के, है ना, सेम लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? ओके, यस मैम। वेरी गुड। इसमें कुछ कुछ प्रेशर का एग्जांपल दिया हुआ है, ये तुम देख भी सकते हो क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आ भी सकते हैं, ठीक है, जेई का कुछ नहीं पता। ये 2-3 एग्जांपल है, तुम अपने बोर्ड्स में भी यूज कर सकते हो। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन ए लार्ज साइज वुडन आयरन स्लीपर्स, है ना, जैसे ये भी सबने, तो ये वाला तो सबने सुना होगा। देखो थर्ड वाला तो कैमल इजीली वॉक कर लेता है सैंड पे, बट हम लोग नहीं कर पाते, है ना, जबकि कैमल हमसे बहुत ज्यादा हैवी है। तो क्यों कर पाता है? क्योंकि कैमल का जो फुट है उसका एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है ना, लार्ज एरिया है कैमल के फीट का, तो एरिया ज्यादा लार्ज है, तो इसका मतलब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो इजीली क्या कर सकता है? वो इजीली चल सकता है, और हम लोग नहीं चल सकते। ये 2-3 प्रेशर, ये इसके फॉर्मूले हैं, जैसे देखो, ए शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स देन ए ब्लंट नाइफ। अब ब्लंट नाइफ वो होती है ना, जो मतलब एक तो चाकू होती है जिसकी धार बहुत तेज है, वो अचानक जल्दी से चीजें कट कर देता है, बट ब्लंट नाइफ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है बताओ? अगर शार्प नाइफ है तो लार्ज प्रेशर स्मॉल क्रॉस सेक्शन में अप्लाई होगा, राइट, लार्ज प्रेशर एक्सर्ट होगा स्मॉल क्रॉस सेक्शन पे, है ना, तो इसीलिए शार्प नाइफ क्या करता है? इजीली कट कर देगा। ये तो बेसिक चीजें है ना बेटा, खुद से हम सोच भी सकते हैं, ठीक है। यस मैम। आओ, अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, अब हाइट के साथ देखते हैं। हमने अनएक्सिलेटेड लिक्विड में तो देख लिया कि अगर लिक्विड अनएक्सिलेटेड है तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सिलरेटेड हो जाता है लिक्विड, तब क्या चीजें आएंगी, ठीक है, आओ चेक करते हैं। ओके, ये पास्कल्स लॉ दिया हुआ है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है बताओ? पास्कल लॉ क्या कहता है, किसी को याद है? पास्कल लॉ कहता है कि अगर मैंने, जैसे पास्कल लॉ कहता है कि अगर मैंने यहां पर इस लिक्विड पे पॉइंट ए पर मान लो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया, देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहां पर मैं बनाती हूँ अपना डायग्राम। ओके, दिस पॉइंट ए, और ठीक है, ये पॉइंट सपोज करो बी है, ठीक है,
अभी ये पॉइंट ए का प्रेशर देखो, ए पॉइंट कहां पर है, अभी इन सब में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट अभी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करती हूँ, प्लस डेल्टा पी, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डाला यहाँ पे। अब जो तुमने ये एक्स्ट्रा प्रेशर ए पॉइंट, यानी जो यहाँ पर ए पॉइंट था, तुमने एक्स्ट्रा प्रेशर ट्रांसफर किया ए पॉइंट पर, कितना, डेल्टा पी। लेकिन होगा क्या, ये डेल्टा पी हर पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, बात समझ में आई। ये हर पॉइंट पे डेल्टा पी का प्रेशर ट्रांसफर होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। यही कहता है पास्कल लॉ। क्या कहा, इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज, नो, कहां से पढ़ेंगे, ये रहा। At a particular, yes, if the pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is transmitted to the entire liquid without diminished in magnitude। बात समझ में आई कि आपने किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड किया हो, वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में बट जाएगा बिना मैग्नीट्यूड को चेंज करे। मतलब 0.1% भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर तुमने डेल्टा पी प्रेशर ऐड किया है, तो ये प्रेशर हर किसी पॉइंट पर ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई, ओके। यस मैम। यही पास्कल लॉ है। और ये क्या कहा है, इन द अबव केस इफ पी ए इज इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट देन पी मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी नॉट इक्वल्स टू एच रो जी। मतलब वही चीज, सेम बात कही है इन्होंने यहाँ पर। फिर कॉन्सेप्ट किसका आता है, हाइड्रोलिक प्रेस का। और हाइड्रोलिक प्रेस का क्वेश्चन भी आया था। सोचो, अगर तुम हाइड्रोलिक प्रेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हमें दोनों पॉइंट का क्या करना होता है बताओ। अगर आप ये लिफ्ट उठा रहे हो, यहाँ पॉइंट ए पे एक का एरिया हम ज्यादा रखते हैं बेटा, और एक का एरिया हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल रखते हैं, करेक्ट। तो जहां पर आपका एरिया बड़ा है, वहां पर आपने क्या किया, छोटू सा फोर्स लगाया, तो दूसरे वाले पॉइंट पे वो फोर्स क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। बस याद रखना, दोनों पॉइंट्स का प्रेशर बराबर कर देना, ठीक है। तो एफ ए अपॉन प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए बी, है ना। बस इतना करना होता है ना, दोनों पॉइंट का हमें प्रेशर बराबर करना है। क्योंकि अभी पढ़ा है कि एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो दूसरे पे भी सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर ए पॉइंट का और बी पॉइंट का दोनों का सेम है। बात समझ में आई। यस मैम। भाई यही तो होता है कि देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो छोटा वाला एरिया है ए, जो छोटा वाला एरिया दिख रहा है तुम्हें ए, ये वाला, अबे यार, दिस छोटू वाला एरिया, यहाँ पे एक आदमी क्या करता है, अपने पैर से पिस्टन दबाता है, फोर्स अप्लाई करी, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा है ए का। अब ये जो बड़ा वाला साइज है, ये बी पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी कार पार्क करते हैं और कार उठ जाती है। ये तो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। कार उठ जाती है किसके प्रेशर से, हाइड्रोलिक यानी इस पानी के प्रेशर से। क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो वहां पर एरिया बहुत छोटा था। अब अगर मैं उसी फोर्स को प्रेशर का नाम दे दूं कि आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर बराबर बटा बराबर बटा बराबर बटा। अब यहाँ पर एरिया ज्यादा है, तो पर पॉइंट का अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो एफ ए अपॉन एफ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए अपॉन ए बी। तो बस ये चीज तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है, दैट्स इट, इतना ही है। हाँ, एक यहाँ पर देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो शायद मैंने लास्ट क्लासेस में मिस करती थी, बट वो आया भी नहीं, बट हमें फिर भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। क्या है वो पॉइंट, देखो यहां से पढ़ो, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स द रेशियो ऑफ मास अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये तो डेंसिटी की बात होगी कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये तो डेंसिटी हो गई, ठीक है, ओके। अब फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, व्हेन इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर पोर्ड इन ए कंटेनर द लिक्विड ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी विल बी एट द बॉटम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्राम देके पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मान लो ऐसे सवाल कैसे आते हैं, ये कहीं भी आ सकता है, सीयूईटी में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है, एक मैंने एक कंटेनर लिया, और बेटा यहाँ पर डेंसिटी ए का फ्लूइड है, यहाँ पर लेयर बनी हुई है, ये डेंसिटी बी का फ्लूइड है, ये डेंसिटी सी का फ्लूइड है, और ये डेंसिटी डी का फ्लूइड है। मतलब ये अलग अलग फ्लूइड है और इनकी लेयर बन गई। अब सवाल में मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ, इनको अरेंज करो कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है,
और किसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो देखो जो जितना हैवी होगा बेटा वो क्या करेगा, एक बात बताओ, ये तो सबको पता है ना कि अगर मेरे कौन सी चीजें फ्लोट करती हैं पानी पे जिसकी डेंसिटी पानी से कम है कि ज्यादा, कौन सी कम। चीजें मैम फ्लोट करेंगी पानी पे, कम क्या होगा। फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वही चीजें तो फ्लोट करेंगी, करेक्ट। जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो गई वो क्या करेगा, वो तो सिंक कर जाएगा। तो सिमिलरली जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा वो लिक्विड कहाँ मिलेगा तुम्हें, बॉटम पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, ए की, फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी बी की है, ए की सबसे ज्यादा थी नीचे बैठ गया, बी की ए से कम है इसलिए बी ए के ऊपर तैर रहा है, राइट। फिर सबसे कम किसकी है, सी की, और सबसे कम डी की है जो सबके ऊपर फ्लोट कर रहा है। बोलो बात समझ में आई। ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई सबकी बराबर है, सबकी क्या है, इस तरीके से। तो हम कैसे दिखाएंगे, कैसे याद रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी, जो फ्लूइड जितना हैवी, वो सबसे ज्यादा बॉटम पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, यस मैम। ओके। फिर एक एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, डेंसिटी को जब रिलेट करते हैं उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का टर्म क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अगर आप किसी भी बॉडी की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हो किससे, वाटर की डेंसिटी से। भाई देखो जनरली बात ये है कि हमें मोस्टली जो रियल लाइफ में यूज करनी है चीजें वो किसकी करनी है, वाटर से ही तो करनी है। अब ये तो है नहीं समुद्र, समुद्र में भी क्या है, वाटर है। तो कुछ भी चीज अगर हमें डिजाइन करनी है तो हम वाटर के कंपैरिजन में ही तो देखेंगे। तो इसीलिए क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का रिलेशन निकालना चाहते हैं कंपेरेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। बात समझ में आई। ये यस मैम। फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था जो शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था, बट इसको तुम्हें याद रखना है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ m1 इज द मास ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड m2 बी द डेंसिटी ऑफ ρ2 आर मिक्स्ड देन s, ओके। अब यहाँ पर इसने बोला है कि आपने दो अलग अलग लिक्विड लिए, दोनों लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया, तो तब कैसे निकालोगे आप डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो मास दोनों का ऐड कर दो, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो अलग से, m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इफ V1 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड V2 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2 आर मिक्स्ड, अब यहाँ पर क्या किया है कि आपको मास की जगह वॉल्यूम दे दी और डेंसिटी दे दी, कि दूसरा है उसका वॉल्यूम V2 है, उसका डेंसिटी ρ2 है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उनका मास कैसे निकालोगे। तो देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ρV। तो टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कैसे निकलना चाहिए, पहले मास का, पहले ऑब्जेक्ट, पहले लिक्विड का डेंसिटी उसका वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का डेंसिटी दूसरे का वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, दोनों का वॉल्यूम ऐड करके, इस तरीके से। तो बस वही सिखाया हुआ है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इस टॉपिक को, ये वाला पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। ये जो इसके सॉल्व्ड एग्जांपल है ना भाई, इसके सॉल्व्ड एग्जांपल 2 3 4 5, ये सॉल्व्ड एग्जांपल ट्राई करने हैं, ठीक, आज 6 7 ये ट्राई करने हैं, सबको कर लोगे। हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ा चुकी हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा दिया, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं बैरोमीटर पे। एवरीवन ये 6 सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्योंकि जो मॉड्यूल होता है ना, ये मॉड्यूल तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, तो सारे पीवाईक्यू इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, पीवाईक्यू इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, उससे अलग कुछ नहीं आता, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर हम पढ़ चुके हैं। बैरोमीटर क्या काम करने का मदद करता है, बैरोमीटर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देता है, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले मैंने एक ट्यूब ले ली और इस ट्यूब में मैंने पूरा लिक्विड फिल कर दिया, सपोज मरकरी फिल कर दिया, ठीक है। अब मरकरी का ही मैंने बाथ टब लिया, मरकरी का मैंने अगर टब लिया तो जब मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ हाइट तक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पे, अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर तो 0 हो गया। अब मुझे यहाँ का प्रेशर चाहिए कि इसका प्रेशर क्या होगा, P
नॉट का, ए मान लो जो भी मानना है। इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए ए का। अब पता है कि ये वाला पॉइंट बाहर है सेम लेवल पे एटमॉस्फेरिक के, तो इस पॉइंट का प्रेशर तो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसको भाई दोनों सेम ए ही मान लिया, बी पॉइंट मान लो और ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। अब सेम लेवल पे अभी हमने पढ़ा था कि अगर नॉन एक्सीलरेटिंग लिक्विड है तो सेम लेवल पे प्रेशर शुड बी सेम। अगर तुमने ए पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो ए पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर है, बी पॉइंट के प्रेशर के बराबर, और बी पॉइंट का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। यही मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमारा सारा काम क्या है, ए पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना। तो ए पॉइंट का प्रेशर कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर 0। अब आप एच हाइट नीचे जा रहे हो तो आप लिखोगे प्रेशर एट ए इक्वल्स टू 0 प्लस कितना ऐड करोगे आप, रो जी एच ऐड कर दोगे, ठीक है, एच हाइट। तो आपने रो जी एच इसमें ऐड कर दिया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें सवाल आ जाता है कि आप कितने हाइट का कॉलम आप ट्यूब यूज करोगे या कुछ यूज करोगे, तो बस फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर का एच रो जी ही है, ठीक है। देखो फिर उसके बाद ना ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि ये वाला, राइट द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। तो सवाल क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है कि आपको ट्यूब दे दी, इस ट्यूब का यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाली हाइट यहाँ पर तुम्हें 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली हाइट ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पूछा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। तो ट्यूब का इनसाइड कहाँ पर है भाई, ट्यूब का इनसाइड ए पॉइंट का प्रेशर, एक मिनट, पी नॉट ए बी, पी ए का प्रेशर पूछ रहा है क्या, पी ए का प्रेशर शायद इस पॉइंट का प्रेशर पूछ रहा है ना। देखो हमें इस पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना है। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पी नॉट, और ये इस पॉइंट का प्रेशर पूछ रहा है कि भाई इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, हमें ये वाले पॉइंट का प्रेशर बताओ, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रेशर आप कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकाल सकते हैं आरुष, कल परसों एक क्वेश्चन भी ऐसा कराया था मैंने कुछ, तुम्हारे अभी संडे वाले टेस्ट में आया था ना, हाइट निकालो। मैम हम हाइट का डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। हाँ है ना, तो कर सकते हैं ना ये वाला क्वेश्चन, कि हम यहाँ से चलना शुरू कर दें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट में बी मान लू, ये सी मान लेते हैं, और ये लास्ट पॉइंट डी। क्या हम ए से डी तक इक्वेशन लिखना जानते हैं, यस मैम। जिस दिन टेस्ट था उस दिन ही सिखाया था कैसे लिखते हैं प्रेशर की यस मैम। इक्वेशन। ओके तो देखो जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लो, हम ए से चलेंगे, ये इस पॉइंट को कुछ और नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं पी नॉट ही है, ये ए है, ये बी है, और ये वो पॉइंट है जहां पर हमें प्रेशर निकालना है, ट्यूब का प्रेशर, ठीक है। ये ट्यूब का प्रेशर है। अब कैसे निकालोगे, अब आप चलना शुरू करो ऊपर से, ऊपर प्रेशर कितना है बेटा, पी नॉट, करेक्ट। तो आप यहाँ लिखोगे पी नॉट। अब आप जा रहे हो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे प्रेशर कितने से बढ़ेगा भैया, आप अंदर जा रहे हो ए पॉइंट पे, इन डेप्थ जा रहे हो, इन डेप्थ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, कितना, रो जी एच, हाइट 8 सेंटीमीटर है तो 8 बटे मीटर में चेंज कर लो 100। ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो ए का प्रेशर बी के बराबर ही होगा, तो आप इसको ए का प्रेशर भी लिख सकते हो और ये बी का प्रेशर भी है, ठीक है। तो आपने ए और बी का प्रेशर लिख लिया। ओके अब आपको बी का प्रेशर से ट्यूब का प्रेशर निकालना है। अब मेरे को बस ये बताओ कि बेटा बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा कि ट्यूब का प्रेशर ज्यादा होगा, बस इतना थोड़ा सा। बी पॉइंट का ज्यादा होगा ना, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट डेप्थ पे है और ट्यूब वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं बी से ऊपर की तरफ जाऊंगी, देखो मैं तो ऐसे ऐसे चल रही हूँ ना, अब मैं बी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाऊंगी तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, है ना। तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू बी में से क्या माइनस कर दूं, देखो प्रेशर ऑफ बी, इसमें से माइनस कर दो। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट, ऊपर की तरफ कितने से प्रेशर घट जाएगा, रो जी एच, कितनी हाइट है ऊपर 6 सेंटीमीटर, तो
तो 6/100 से प्रेशर घट गया। बोलो ये चीज समझ में आई? यस मैम। ट्यूब का प्रेशर क्या हुआ? पीबी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर रोजीएच घट गया। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या यहाँ से हम ट्यूब का प्रेशर नहीं निकाल सकते? पीबी का प्रेशर यहाँ पुट कर दो। अगर ये भी नहीं करना ना तो तुम छोड़ो, दो इक्वेशन क्यों बनानी, वो कल जो मैंने तरीका सिखाया था वही लिख। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी एक तरीका यही है कि आप ए से पी नॉट से सीधा ट्यूब तक चलो कि प्रेशर पी नॉट, फिर हम नीचे गए, प्रेशर बढ़ गया रो जी एच 8/100। अब हम ऊपर जाएंगे, ए और बी का प्रेशर सेम है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। अब आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा, तो बस माइनस का साइन लगाओ क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो माइनस का साइन लगाएंगे। रो जी एच कितना डिक्रीज हुआ? 6/18। और ये प्रेशर किसका है? यही प्रेशर ट्यूब का प्रेशर है। बात समझ आ गई? बस यस। ये करना है कि यही प्रेशर इस पॉइंट का प्रेशर होगा। आप ऐसे चलना शुरू कर दो बस। मेरी बात समझ आ गई बेटा? इस तरीके से हम लिखेंगे। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अब इन्होंने फिर ये वाला पॉइंट है ट्यूब का, इस पॉइंट का नाम दे दो बी। अब फिर से तुम्हें चलना शुरू करना है, ठीक है? ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, बी पर पहुंचेंगे। ए पॉइंट का प्रेशर कितना है बेटा? ए पॉइंट का प्रेशर है पी नॉट, तो आप लिखोगे पी नॉट। अब आप नीचे गए, देखो डेंसिटी चेंज हो गई। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है। ओके, अब आप नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ा कि घटा? प्रेशर बढ़ा, तो प्लस कितने से बढ़ा? पहला वाला रो जी एच, नीचे फिर ऐड होगा। डेंसिटी 3 रो है, हाइट 2h है जी, प्लस अब बताओ, अब डेंसिटी 8 रो जी, एक सेकेंड, हमने 2h लिख दिया ना। अब हम कहां पहुंच गए? हम इस पॉइंट पे आ गए और इस पॉइंट से फिर नीचे जाएंगे, करेक्ट। तो आप ऐड करो 8 रो जी, क्योंकि इसकी डेंसिटी 8 रो है और ये हाइट कितनी है? h/4। तो आप अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है? अब इस पॉइंट से आपको ऊपर जाना है, तो घटेगा प्रेशर की बढ़ेगा? अब ऐसे प्रेशर घटेगा ना, कम होगा तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। डेंसिटी 8 रो है जी, हाइट 2h/3 है, और यही प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ ट्यूब के बराबर होगा। ठीक है जी, इसको Yes, तुम अब ma'am. सॉल्व कर लो। पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 3 दूनी 6 रो जी एच प्लस 4 दूनी 2 पे कट गया ना, तो 2 रो जी एच माइनस 16 रो जी एच बटे 3। ये कुछ आया क्या? कैलकुलेशन प्लीज एक बार चेक कर लो, हमारी यहीं पे गड़बड़ होती है। 6 7 8 9, पी नॉट प्लस 9 ठीक आ रहा है। 9 रो जी एच माइनस 16 रो जी एच बाई 3 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ट्यूब। देखना सॉल्व करके, ये 11/3 आना चाहिए। पी नॉट, यही आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है? यही तो आ रहा है मैम। 27 मैम ये में से 16 घटा दो, 27 में से 16 गए तो 11, राइट? हाँ ठीक है ना, ये हमारा यही प्रेशर आ गया। तो हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे, दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस ए पॉइंट से बी की तरफ चलते रहो। अब इसमें कई बार और क्या आ जाता है, देखो अब इसमें चल वो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड आएगा तब कराऊंगी। ये समझ आया इतना कि हम ऐसे किसी भी ट्यूब का प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? हम चलना शुरू करेंगे ए से बी तक, ठीक है? ओके, यस मैम। ये एग्जाम्पल 13, ये तुम्हें एक बार अपने आप से सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा। सवाल में समझा देती हूँ क्या है। ए मैनोमीटर शोन बिलो इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन द टू टैंक्स। इस दो टैंक है, इनका प्रेशर का डिफरेंस इसने पूछा है। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? बशर्ते कंडीशन दे रखी है, करके देख लेना, वैसे कोई ज्यादा जरूरी भी है नहीं, ठीक है भाई? ये एक पॉइंट से चलना, दूसरे पॉइंट पर रुक जाना चलते चलते, कि इस पॉइंट का प्रेशर पी ए है, ठीक है? बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलना है, दैट्स इट। ना हो तो फिर अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ओके फिर अपना नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब हम फ्लूइड को एक्सीलरेट करा देते हैं। देखो जैसे ट्रक में पानी रखा हुआ है, अगर ट्रक एक एक्सीलरेशन से जा रहा है तो जो ये कंटेनर है इस ये भी तो एक एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, है ना। तो यानी अब तुम्हारा जो ये फ्लूइड है अब ये कैसा फ्लूइड हो जाता है, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेटिंग वाले फ्लूइड में क्या होता है, पहली बात तो जो ये एंगल बनता है ये हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल बना और देखो ये क्या है, ये फ्लूइड की सरफेस है, ये वाली बनती है फ्लूइड की सरफेस। मैंने एक चीज और पढ़ाई थी तुम्हें पिछली क्लास में जब भी ये लेक्चर हुआ था, फ्लूइड की सरफेस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स बोल लो या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, करेक्ट। ये एक लाइन यस बताई थी, तो ये लाइन याद रखनी है कि जो फ्लूइड की सरफेस बनेगी ना वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी उसके जो तुम्हारा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। अब तुम खुद देख लो भाई रिजल्ट, अब ये वाले क्वेश्चन शायद हमने अगर एनएलएम में भी क्या है, एक बॉब का लेके, राइट, कि एक बॉब होता है और उसको तुमने एक्सीलरेशन दे दी तो उसका टेन थीटा सूडो फोर्स लगा के हम टेन थीटा निकालते हैं, राइट। तो सेम यहाँ पर भी तुम्हें भी वही करना है। देखो सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ एम में, है ना, अपॉन में क्या लगा, कौन सा फोर्स, वेट mg। ये सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगाई है मैंने, याद है ना, बेशक कंटेनर आगे है एक्सीलरेशन ए में लेकिन इसको मैं रोकना चाहती हूँ तो सूडो फोर्स हम पीछे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट यहां बनेगा ऐसे, एक्सीलरेशन और ग्रेविटी का रिजल्टेंट यहां आया, या इसको फोर्स रिजल्टेंट भी बोल सकते हो। तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर ही मेरा जो सरफेस है ना वाटर का फ्लूइड का, वो सरफेस इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा इस रिजल्टेंट के, ये याद रखना, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल आने वाला है ना ये 100% ये 90 डिग्री होगा, रिजल्टेंट फोर्स और इसके बीच का एंगल। ठीक है, अब मेरे को इसने थीटा निकालने के लिए बोला है कि हम थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा आराम से निकाल लोगे, टेन थीटा बोलो, यस मैम। हटा दो इसको, ये एंगल थीटा है, देखो फ्लूइड की सरफेस से mg बना रहा है, ये भी एंगल थीटा है, वो mg के कंपोनेंट्स बराबर कर लेना, ये mg cos थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा। इसके बाद देखोगे तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, a बाय जी के बराबर, है ना, a बाय जी, g बाय a, g बाय a। ये मेरा एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा और फिर ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है। तो मैं इस mg को ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है जी। और अब देखो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर mg, बेस अपना m में हो गया, ठीक है। टेन थीटा g बाय a ही आएगा, है ना, बोलो, ठीक है ना, g बाय a ही आ रहा है। कैसे निकाला पता चला, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल थीटा, तो यहां से निकाल लिया मैंने, ओके। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो एंगल थीटा है वो कितना बन रहा है, जी बाय ए बन रहा है, और ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है, द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड सरफेस एट द फ्लूइड, कि मतलब तुम्हारा जो ये कंटेनर का सरफेस है और फ्लूइड का जो सरफेस है उनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो ये एंगल बनता है थीटा, कितना, टेन थीटा किसके बराबर आया है, जी बाय ए के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं कि ये एंगल किसके बीच का है, ये एंगल है तुम्हारा फ्लूइड के सरफेस का एंगल और तुम्हारे कंटेनर का वर्टिकल कंटेनर का वर्टिकल वाला पार्ट, उसका एंगल बनता है ये टेन थीटा, ठीक है जी। आगे बढ़ू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ये, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16, इसने पूछा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी क्या है, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था तुम्हारे पीवाईक्यूज में अभी 2026 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब बता दो भाई क्या है, किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास एक फ्लूइड है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये बेटा सी पॉइंट, ठीक है। मैं नाम दे देती हूँ, ए से लेके सी तक जो है ना एल लेंथ है, ठीक है। और ये सारा फ्लूइड बेटा क्या कर रहा है, इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है।
तो सवाल तो ये बनता है कि ए का प्रेशर ज्यादा है कि बी का ज्यादा है कि सी का ज्यादा है। देखो अगर तुम्हारा फ्लूइड जिस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन में प्रेशर घटता है, क्योंकि तुमने देखा ना कि ऐसा लिक्विड ऐसा बना लिक्विड का सरफेस, इसका मतलब जो वॉल ए है यहाँ पर लिक्विड ज्यादा है ना। देखो जो वॉल ए है इधर लिक्विड ज्यादा है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। सी वाले पॉइंट के लिए तो सिर्फ इतना ही है ना हाइट, बी वाले के लिए सिर्फ हाइट इतनी है, ए वाले के लिए देखो कितनी हाइट है। अब मुझे बताओ H1, H2 और H3 में से किसकी हाइट ज्यादा है? मैम H1। H1 की हाइट ज्यादा है, तो किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? ए पॉइंट का। वेरी गुड, ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, फिर बी पॉइंट का, और सबसे लास्ट सी पॉइंट का प्रेशर। और कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि फ्लूइड का सरफेस ही ऐसा बना है। अब की बार फ्लूइड का सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है कि जो प्रेशर सेम लेवल पे बराबर होगा। अब की बार फ्लूइड का सरफेस चेंज हो गया, ऐसे बन गया भाई फ्लूइड का सरफेस। ये लो, ये लो, तो इसका मतलब हर पॉइंट का प्रेशर बदल गया ना, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का। करेक्ट, ओके जी, ठीक है। अब ये चीज भी तुम्हें समझ में आ गई होगी, आगे समझ। यस मैम। अब बात आती है कि कितने से चेंज होगा प्रेशर, ठीक है। अब एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है तो प्रेशर कितने से चेंज हुआ, ये तो मैंने तुम्हें जनरल दिखाने के लिए कहा है, और ये सही भी हो गया, ठीक है। बट बात क्या है, अब देखो, अब मैं ए से बी जा रही हूँ, इतना तो पता चल गया कि ए का प्रेशर ज्यादा है भाई, सी का कम है। अब कितना कम है ये कैसे पता चलेगा, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो प्रेशर घटेगा, मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा। और कितने से घटेगा, अगर ए और सी के बीच में लेंथ एल है तो बेटा आप लिखोगे पी ए माइनस पी सी। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट प्रेशर नहीं बता सकते। ए और सी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो कितने का आता है बेटा, रो, जो तुम्हारी डेंसिटी है लिक्विड की, जी, नो नो सॉरी नॉट जी, जो तुम्हारा ये फ्लूइड एक्सीलरेट कर रहा है ए, वो लगाओगे आप, और ए और सी के बीच में जो दूरी है एल, तो ये तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस आता है रो ए एल। वहां रो जी एच आता है वर्टिकली प्रेशर डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगाओगे, रो ए एल। ए इज द एक्सीलरेशन, एल इज द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके बीच में आपको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। बात समझ आ गई, ये अकेले पॉइंट ये याद रखना है। सेम क्वेश्चन आया है, अब की बार हो सकता है कि 26 में सिर्फ इस ये पूछ ले कि कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ठीक है। ये लो, बस ये पूछा था जेई ने, इससे भी आगे नहीं गया, इससे भी आगे नहीं बढ़ा वो, ये पूछा था पी ए बी बी बस, ये भी नहीं पूछा कि कितना आएगा। तो हो सकता है कि भाई अब अप्रैल अटेम्प्ट में ये पूछ ले कि कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, रो ए एल हो जाएगा। बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, चलो Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। तो यही हम देख के आए हैं, ए का ज्यादा है, बी का, सी का सबसे कम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, फिर ये फ्लोटेशन वाले आते हैं कि कब कौन सी बॉडी फ्लोट करती है, कब कौन सी डूब जाती है, और कब कौन सी बॉडी तैरने लगती है। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। बस इसमें याद रखना, अगर डेंसिटी बराबर है, कहाँ गया, किसी में भी बराबर नहीं दे रखी, सेकंड में है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल करो इसको। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड के बराबर है तो क्या करेगा, लिक्विड फ्लोट करता है। इसमें क्या करता है, इधर विल फ्लोट है ना, बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, फुली सबमर्ज्ड हो जाएगी। तो ये न्यूट्रल कंडीशन है। देखो तीन चीजें हैं, पहले पहली वाली पढ़ते हैं जिसमें तुम्हारी बॉडी की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड। हाँ देखो, ये डेंसिटी है तुम्हारी वाटर की, और ये तुम्हारी डेंसिटी है इस बॉडी की। अगर मेरे पास बॉडी हैवी है ना, वेट अगर हैवी है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सिंक हो गया, और यहां पर तैरेगा। और अगर मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी लेसर है तो क्या हो जाएगा, आधा सबमर्ज रहेगा और आधा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे। और अगर बराबर हो जाती है तो पूरा डूब जाएगा लेकिन तैरेगा, ठीक है, पूरा डूब जाएगा फिर भी तैरेगा। ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। क्या ये इनकी इक्वेशन लिखनी सिखाऊं कि इनकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हाँ, इक्वेशन लिखनी सिखाएं इनकी। यस मैम। अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ये अब मान लो अगर फ्लोटेशन में है,
सबसे पहले बायोंट फोर्स की बात करते हैं। सपोज करो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर क्या लगता है बेटा, बायोंट फोर्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर बायोंट फोर्स किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया, डेंसिटी की बात छोड़ो, अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए तो बॉडी क्या करती है अपनी, है ना, ये बॉडी मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, राइट, बॉडी अभी फ्लोट कर रही है। तो अब बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, V rho G। हाँ, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा देखो रो जी वी। अब बात आता है कि यहाँ पर वॉल्यूम और रो क्या है। देखो बायोंट फोर्स लगता है बेटा, सिंपल सी बात है, बायोंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ठीक है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में आप सबमर्ज करोगे तो लिक्विड फ्लूइड क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बनाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इनसाइड द लिक्विड है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सही बात है, सही Yes. बात है ना, कि जितनी तुम्हारी बॉडी है, मतलब जितना भी तुम्हारी बॉडी पानी के अंदर है, उस बॉडी का वॉल्यूम बराबर होगा जितना पानी इस फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वॉल्यूम किसका, देखो अब मुझे लिक्विड का तो हम नहीं बता सकते कि भाई लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो हम यहाँ पर किसका वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। बात समझ में आई। तो रो जीवी में याद रखना, जब भी बायोंट फोर्स यूज करते हैं यहाँ पे वो वॉल्यूम लिखनी है जो वॉल्यूम तुम्हारी उस बॉडी की लिक्विड के अंदर है। ठीक है, अगर पूरा अंदर है तो पूरा वॉल्यूम लिखोगे, आधा अंदर है तो आधा वॉल्यूम लिखोगे, जितना अंदर है उतना वॉल्यूम लिखेंगे। बात समझ में आ गई। डेंसिटी किसकी लिखते हो, लिक्विड की। डेंसिटी किसकी लिखेंगे, लिक्विड की डेंसिटी लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई। जब बायोंट फोर्स लिखेंगे तो ये याद रखना कि बायोंट फोर्स लिखा कैसे जाता है, इक्वल्स टू mg। अब मास है, अब मास किसका है, बॉडी का, तो बॉडी का मास क्या लिख सकते हो भाई, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट बॉडी इनटू g, ऐसे लिखा जाता है। बोलो ये बात समझ आई। अब ये पूरा बॉडी का लिखा गया है, कंप्लीट बॉडी की वॉल्यूम, कंप्लीट बॉडी की डेंसिटी। बोलो मेरे बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गई फ्लोटिंग केस। दूसरा केस क्या होता है, सिंक का, कि ऑब्जेक्ट क्या कर गया, सिंक कर गया, राइट। तो सिंक में क्या होता है बेटा, सिंक में क्या होगा, ये mg है, ऊपर बायोंट फोर्स है, लेकिन अब बायोंट फोर्स इस mg को रोक नहीं पाया, तो यहां पर तुम्हारे पास लिक्विड के पास क्या आ जाती है, एक एक्सीलरेशन आ जाती है ना, यहाँ पर एक एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो अब तुम क्या लिखोगे, mg माइनस बायोंट फोर्स किसके बराबर लिखोगे, अब कंप्लीट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, बात समझ Yes. आई। तो यहाँ लिखोगे mg, वही लिख लेना, रो जीवी के फॉर्म में लिखना है तो रो जीवी के फॉर्म में लिख लो। ये लो, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू g माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी विच इज इनसाइड इनटू g इक्वल्स टू मास इनटू, अगर एक्सीलरेशन लिखनी है ना, कि एक्सीलरेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी जो भी उसका टोटल मास है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उस बॉडी का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई। राहुल क्या कह रहा है, क्वेश्चन शेयर किया है आपने। यस मैम। A cubical body of density of this cubical block है ये, हाँ okay, floats in a liquid of density this, ठीक है, if the height of the block is 8 centimeter then the height of the submerged part, तो इसमें कुछ पार्ट इसका सबमर्ज्ड है और कुछ पार्ट इसका बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा केस लगाओ, बॉडी कर तो फ्लोट ही रही है, राइट, कर तो बॉडी फ्लोट ही रही है ना। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन एक बार ग्रुप पे भेजो, देखो क्या है, मैं ग्रुप पे भेजती हूँ कि सब बच्चे देख पाए। मैम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नीचे की साइड है, डूबता कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, नीचे में। हाँ तो नीचे ही आएगी ना एक्सेलरेशन। फिर है ना? मैम फ्री बॉडी से एक्सेलरेशन और mg सम नहीं हो जाएगा।
इज इक्वल टू एफ बी। कैसे? जो फ्री बॉडी डायग्राम होगी मैम, उसमें हाँ एक्सेलरेशन और mg की डायरेक्शन सेम होगी, हाँ वो बिल्कुल। इक्वल टू बी होगी। ना 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 ना, आप कह रहे हो कैसे? mg की बॉडी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, हाँ सेम है, फिर? तो मैम वो एफ बी की इक्वल हो जाएगा उसका सम। अच्छा, तुम करना चाह रहे हो mg प्लस ma इक्वल्स टू एफ बी, यस ये मैम। अच्छा ठीक है। तो मैम ये फिर? करेक्ट है। हाँ ठीक है। देखो जो मैंने ये, पर ना हम हमेशा नेट फोर्स लिखते हैं, जो तुमने लिखी है ना, ये जो आपकी इक्वेशन है ये कोई इक्वेशन नहीं है, आपने यहाँ पर फोर्स बैलेंस करे हैं, है ना? आपने जो इक्वेशन बताई है वो बैलेंस्ड फोर्स की बताई है, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लगाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब सवाल में बैलेंसिंग का बात हो तो जो आपने करा है फिर वो करते हैं, वो बैलेंस्ड इक्वेशन थी। बट यहाँ पर फोर्स बैलेंस्ड नहीं है, उसकी वजह से ये एक्सीलरेशन आई है। बात समझ आई बेटा? यहाँ पर फोर्स बैलेंस्ड नहीं है, उसकी वजह से ये एक्सीलरेशन आई है। mg बड़ा हो गया बायोंट फोर्स से, इसलिए ऑब्जेक्ट डूबने लगा। तो ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। बोलो। ओके मैम। देखो तुम्हारे ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है, कैसे करेंगे? आसानी तो है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बताओ? फ्लोट कर रहा है ना तुम्हारा वाला। तो mg इक्वल्स टू एफ बी का एक सिनेरियो लगेगा ना बेटा। mg इक्वल्स टू बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स के बराबर है। अब mg तो पूरी बॉडी का लिखोगे, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट बॉडी इनटू ग्रेविटी इक्वल्स टू बायोंट फोर्स में आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम वो जो इनसाइड है इनटू क्या, ग्रेविटी, है ना। तो यहां से g से g कट गया, तो यहां से तुम वॉल्यूम इनसाइड निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो है क्या, क्यूब है ना, क्यूब का क्या लिख सकते हो वॉल्यूम? क्यूब है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल बॉडी, हाइट ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है। क्यूबिकल में मान सकती हूँ कि लेंथ ब्रेथ हेड सब सेम ही होगा, एलबीएच बराबर होगा क्यूबिकल में, Yes, ma'am. है ना। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं लेंथ ब्रेथ को मैं एरिया लिख लेती हूँ, यानी वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इंटू हाइट ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ, एरिया तो पूरा ही आएगा क्योंकि एरिया तो सबका ही रहेगा, हाइट इनसाइड वाली आ जाएगी, ठीक है। ए बी से तो मैं ए बी उड़ा सकती हूँ यहाँ पे, पर टोटल हाइट गिवन है क्या? टोटल हाइट दे रखी है, हाँ हाइट दे रखी है ना टोटल 8, ठीक है। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ कंप्लीट बॉडी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर दो, ये तुम्हारी हाइट इनसाइड आ जाएगी। अब एक बार इसमें फॉर्म वैल्यूज रख दो। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना दे रखा है? डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 600, हाइट ऑफ 8, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 900, हाँ। 16/3 आ रहा है क्या? ऑप्शन में नहीं है 16/3। 16/3 को डिवाइड भी तो करेंगे, कितना आएगा? 5/3 आ रहा है ना, 5.3, डी ऑप्शन है इसमें क्या कंफ्यूजन थी आपको इस वाले क्वेश्चन में? जिस टाइम ये पेपर में आया था उस टाइम ये कॉन्सेप्ट ही याद नहीं था। देखो ये ब्लॉक है ना, जब भी सिलेंडर वाले क्वेश्चन आए, जैसे सिलेंडर भी दे देंगे। अब यहाँ पर बात आती है देखो वॉल्यूम की, सिलेंडर दे दिया, सपोज करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सिलेंडर दे दिया ऐसे। अब देखो चाहे ये जब सबमर्ज होगा, इसका एरिया तो पूरा ही सबमर्ज हुआ है ना, जब ये सबमर्ज होगा एरिया तो चेंज नहीं हो सकता, तो चेंज कहाँ आता है? सिर्फ
हाइट में, कि आधा सबमर्ज है आधा ऊपर है। बात समझ आई? तो जब भी वॉल्यूम इस तरीके से आए, जब क्यूब दे दिया, सिलेंडर दे दिया, तो एरिया इंटू एच लिख लो। अब एरिया तो चेंज होगा ही नहीं भाई, पूरे सिलेंडर का एरिया तो सेम रहेगा ना, बताओ। एरिया तो ये आधा उधा होगा ही नहीं, तो एरिया कट हो जाएगा, सारा केस किस पे बढ़ जाएगा, हाइट पे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया, देखो एरिया कट हो गए तो हाइट का केस बच गया। बोलो, समझ आया ये? यस मैम। ऐसे ही सिलेंडर में करते हैं, ऐसे ही क्यूब में करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सीलरेटिंग हो तो उसकी इक्वेशन मैंने लिखनी सिखा दी है, एफ नेट इक्वल्स टू एम में कर लेना। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जरूर करें। फिर ये देखो, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का है कि अगर हम फ्लूइड को लिफ्ट में रख देते हैं तो क्या होगा। तो अगर फ्लूइड को लिफ्ट में रख देते हो तो बेटा याद रखना क्या चेंज हो जाती है, एक्सीलरेशन चेंज हो जाती है, राइट। अगर हमने फ्लूइड को लिफ्ट में रख दिया तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ए किसके बराबर हो जाती है बताओ, ए इफेक्टिव या जी इफेक्टिव बोल लो आप। ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो जी प्लस ए हो जाता है, प्लस जी। जी प्लस ए, हाँ ए प्लस जी। अगर डाउनवर्ड्स जा रही है तो डाउनवर्ड्स में क्या हो जाता है, ए माइनस या जी माइनस ए। ठीक है, तो बस उसी हिसाब से आप एक्सीलरेशन चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारा लिफ्ट में बॉडी को रख दिया गया है। ठीक है, दूसरा आता है जब हम इस बॉडी को रोटेट घुमा देते हैं, है ना, कि अब की बार हमने बॉडी को सिलेंडर को घुमा दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में पानी भरा हुआ है और मैंने इसको पकड़ के इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया ओमेगा से, तब क्या चीजें चेंज होंगी। ये वाला भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कराया था। और यहाँ से भी एक सवाल जरूर आता है किसी ना किसी 8:52 हो गए ना, ठीक है कर लेंगे। इसमें इसका तो दे ही नहीं रखा अच्छे से। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें इसका थ्योरी और डायग्राम अच्छे से गिवन नहीं है। स्टार मार्क मुझे याद दिला देना कल वाली क्लास में। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर नॉट इन द सिलेबस, बट अगर कोई बच्चा बिट सेट वगैरह का फॉर्म दे रहा है, सीयूटी का देगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर आता है। ठीक है, ओके। स्ट्रीमलाइन फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो पता है ना क्या होता है, कि वो फ्लो जो अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, राइट, वही होता है तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इट इज अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का एग्जांपल है, एक दूसरे के पाथ को यहाँ पर फॉलो करते हैं। लेमिनार फ्लो, इफ ए लिक्विड फ्लो ओवर हॉरिजॉन्टल। अब लेमिनार फ्लो क्या है कि इस लेमिनार फ्लो देखो, हो सकता है इसकी थ्योरी पूछ ले लेमिनार फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो ना इस तरीके का फ्लूइड होता है कि यहाँ पर पानी लेयर्स में फ्लो करता है, लेयर्स में फ्लो करेगा। तो जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी वो ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वेलोसिटी घटती चली जाएगी, और जो लास्ट वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी एकदम जीरो, एकदम शांत वेलोसिटी, रेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये वाली लेयर्स आपस में एक दूसरे में मिलती नहीं है। ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट लेयर्स की तरह मूव करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। वो पार्टिकल डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एक दूसरे में, ये पानी ऐड या जो भी फ्लो है एक दूसरे में ऐड नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली फ्लो करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो जिसका कुछ लेना देना नहीं है, एकदम अबंडेंटली फ्लो करता है, डिसऑर्डर, जितना वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी, जैसे जब फ्लड आती है कुछ आता है तो उसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, ओके। रेनॉल्ड्स नंबर देखो, अगर जानना चाहते हो तो रेनॉल्ड्स नंबर ना ये बता सकता है कि कौन सा फ्लूइड लेमिनार है, कौन सा स्ट्रीमलाइन है और कौन सा टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा है तो कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो है। रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है। दैट्स इट, बस इतना याद रखना है। 2 से 3000 के बीच में है तो इसको हम बोल सकते हैं कि अनस्टेबल है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी चेंज हो सकता है। ये स्ट्रीमलाइन से कभी भी टर्बुलेंट बन सकता है अगर 2 से 3000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम नंबर है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो, दैट्स इट। अब आगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है। देखो सबसे ज्यादा सवाल इसी से ही आते हैं, और अभी जिसने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीख लिया उसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कुछ नहीं है सिवाय एनर्जी कंजर्वेशन के। बात समझ आ गई? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है
एरियल वेलोसिटी की बात होती है। अगर सवाल में एरियल वेलोसिटी आ जाए तो समझ लेना एरिया इंटू वेलोसिटी इसकी बात हो रही है। क्या कह रहा है कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर एरिया से समथिंग v वॉल्यूम का फ्लूइड एंटर किया, तो इस b वाले एरिया से v फ्लूइड ही आउट होना चाहिए। तो ये v इनसाइड और v आउटसाइड बराबर है, राइट। यानी जितना वॉल्यूम अंदर आया पानी का उतना वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए, तभी तो कंटिन्यू रहेगा फ्लूइड। अदरवाइज क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। जो नालियों में होता है कि भर तो जाती है लेकिन कहीं पर निकलने का जगह नहीं होती है ना। तो कॉन्टिन्यू फ्लूइड क्या होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, कि जितना पानी आ रहा है उतना पानी दूसरी जगह से निकल जाए। बात ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्लूइड। अब ऐसा कब होगा, ये ऐसा तब होगा, सपोज करो अब ए पॉइंट का एरिया छोटा है, ठीक है। अगर ए पॉइंट का एरिया छोटा है तो यहां पर फ्लूइड अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेगा, ठीक है भाई। अब बी पॉइंट पे क्या होगा, अगर बी पॉइंट का एरिया बड़ा हो गया, अब एरिया बड़ा हो गया तो सबको लगेगा कि भाई एरिया बड़ा हो गया कि पानी यहां से ज्यादा निकलेगा। नहीं, पानी अब अपनी वेलोसिटी कम कर लेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है हमें, जितना पानी आ रहा है उतना बाहर जाना चाहिए। तो इसलिए ए बी शुड बी कांस्टेंट। दोनों पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का जो सम है, टर्म है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बात समझ आ गई? एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, डीप वाटर्स रन स्लो कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वेयर वाटर इज डीप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हेंस वेलोसिटी डिक्रीज। तो ये जो डीप वाटर्स होते हैं ना, जैसे कभी जाओगे कभी भी कहीं पर भी जो मैराइन रीच होती है उसमें अंदर जाके उतरते हो किलोमीटर्स नीचे, तो वहां पर पानी बहुत शांत होता है। और जब तुम समुद्र की लहरें देखते हो तो लहरें सिर्फ सरफेस पे होती है ना, और नीचे का पानी एकदम शांत। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा तो उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इसलिए डीप वाटर्स पर क्या होगा, आपको ज्यादा लहरें या ज्यादा वेलोसिटी नहीं दिखाई देती, ठीक है। ओके, फिर अब आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में तीन चीजें, सॉरी बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम में तीन चीजें कंजर्व करते हैं, राइट। बर्नौली थ्योरम में क्या होता है, हर पॉइंट पर तीन चीजें कंजर्व रहनी चाहिए। अगर फ्लो कैसा है, फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो बर्नौली थ्योरम शुड ऑलवेज बी फॉलोड, ये फॉलोड रहेगी। अब बर्नौली थ्योरम में क्या क्या हम कंजर्व करते हैं, सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते थे जिसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वही होती थी। अब यहाँ पर बर्नौली में कौन कौन सी एनर्जी आप कंजर्व करोगे, देखो एक तो प्रेशर एनर्जी कंजर्व करनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक और एनर्जी ऐड हो गई, कौन सी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो आप क्या ऐड करोगे, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्लियर हुआ? कई बार इनको हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देते हो प्रेशर एनर्जी को, तो फिर ये वाली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन भी दी हुई है, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही इक्वेशन ऑफ ये बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वैलिड है, अदरवाइज नहीं है वैलिड, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ, एम की जगह रो आएगा उधर, कहाँ पे, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है दूसरी वाली। नहीं नहीं, मैंने अभी डिवाइड थोड़ी ना किया है वॉल्यूम से, मैंने वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया ना। आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जो तुम्हारे यहाँ पर इसमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देना इसको, जो ये मेरी रिटर्न इक्वेशन है इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर ये देखो, जो ये तुम्हारा ये एग्जाम्पल 29, ये वेंचुरी मीटर का है, और वेंचुरी मीटर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। वेंचुरी मीटर देखो क्या है, इसमें डायग्राम वैसे अच्छा नहीं बना रखा वेंचुरी मीटर का, एक सेकंड में देख लेते हैं कहीं और। तो ये रहा, वेरी गुड, मिल गया। वेंचुरी मीटर है ना, यहाँ से सवाल आया था भाई अब की बात। और वेंचुरी मीटर क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना इस तरीके की एक ट्यूब है मेरे पास। वेंचुरी मीटर को हम पानी या फ्लूइड की स्पीड मेजर करने के लिए यूज करते हैं, फ्लूइड सॉरी क्या, टू मेजर स्पीड
ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वेंचुरीमीटर क्यों यूज किया जाता है कि अगर आपको किसी भी लिक्विड का स्पीड मेजर करना है, एरियल वेलोसिटी मेजर करनी है, तब जाके हम वेंचुरीमीटर यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये इस तरीके का होता है कि यहाँ पर एक तरफ क्रॉस सेक्शन हमारा बहुत बड़ा है ऐसे, और यहाँ पर आके ना ऐसे क्रॉस सेक्शन को तुम कम कर देते हो और फिर से जाके ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, है ना। ये बनता है वेंचुरीमीटर। दोनों पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, मैं एक कैपिलरी ट्यूब ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाई हुई है, दिखा रखी है, ये वाला देखो, ये ट्यूब दिख रही है, कैपिलरी ट्यूब, ये हमने ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पर सब में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो मैंने 2 पॉइंट्स कट करे, आपको सामने दिख रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर सुन के जाना, ठीक है। इससे तुम्हें इक्वेशन लगा ये पॉइंट ए और ये पॉइंट A2, ठीक है। यहाँ पर तुमने ये 2 पॉइंट कट कर लिए, ठीक है भाई। ए पॉइंट की वेलोसिटी आप मान लो v1 है, और इस पॉइंट की आपने वेलोसिटी मान ली a1। सिमिलरली इस पॉइंट की वेलोसिटी a2 और इसका एरिया मान लिया आपने a2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर P1 और P2 लिखा। अब देखो, अब ये दोनों पॉइंट बेटा सेम लेवल पे हैं। अब आप एक काम करो, इन दोनों पॉइंट की ना बर्नौली इक्वेशन लिखना शुरू करो, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, ये पॉइंट ए की बर्नौली इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रेशर एनर्जी P1 अपॉन लिक्विड रो, प्लस हाइट क्या लिखी, रो जी H1। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, एक सेकंड रुकना, क्या लिखा है ये, तो ओके चलो एक काम करते हैं, इसको हम कल देख लें, फिर थोड़ा समय लग जाएगा इसको डिराइव करने में, इक्वेशंस को। हाँ कल कर ले वेंचुरीमीटर का पार्ट। एक मुझे सरफेस टेंशन के लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, वो मैं फिर अरेंज कर लूंगी किस दिन लगानी, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन। जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ ये मैं मॉड्यूल शेयर कर दूंगी। मैम होमवर्क क्या है? ये जो मैंने इसमें क्वेश्चन टिक करवा लगाए हैं वो सॉल्व करने हैं, ओके मैम। मॉड्यूल सॉल्व्ड वाले सवाल ही करने हैं, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन टिक लगा रखे हैं वो खोल के देख लेना, कर लेना उन्हें, ठीक है। चलो बाय बाय।